पोस्चरिंग खत्म हो चुकी है और यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त। एक बात मैं क्लियर बोल दूं कि इस बार जो क्लासिक फिजिक हो रहा है वो बहुत बेटर है ओपन डिवीजन से। इस साल मेंस ओपन डिवीजन अच्छी थी, सारे लोग पीक करके आए थे, बट क्लासिक के एथलीट्स ना इस बार इतने सारे लोग पीक करके आए हैं कि सच में क्रिस बमस्टेड की कमी महसूस नहीं हो रही है, क्योंकि ना सारे एथलीट्स जबरदस्त बॉडी लेकर आए हैं। इतनी ज्यादा कॉम्पिटिटिवनेस के बीच में एक नया एथलीट शायद ही खड़ा हो पाए। ये बहुत ही कंपेटिटिव डिवीजन है सबसे ज्यादा। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे ब्रियॉन एंसले से। वो चल के आए और ब्रियॉन हमेशा की तरह मैं बता दूं एकदम हार्ड पील्ड और फुल नजर आए। हल्का सा ऐसा लग रहा था, हल्के से वो वाटरी है, पर फिर भी इतने कम समय में कैसे रेडी होना है वो सिर्फ ब्रियॉन एंसले जानते हैं। 2 हफ्ते पहले कैसे दिख रहे थे और अभी देखो, इसीलिए इनको ओजी बोला जाता है। वैसे तो ब्रियॉन ने अभी तो ये बोला है कि मेरा लास्ट ओलंपिया है, देखते हैं ये लास्ट है या फिर अगले साल ये आ जाते हैं खेलने। एक और प्रॉब्लम ये भी है कि ब्रियॉन की गलती नहीं है, बल्कि इस बार इतना ज्यादा जैम पैक्ड लाइनअप है, वो ऊपर नहीं आ पाए। और ये बात मैं आपको अभी से बता दे रहा हूँ, उनको फर्स्ट कॉल आउट में नहीं बुलाया गया। खैर ब्रियॉन ऐसे दिख रहे थे। इनके बाद आते हैं माइकल डबुल। माइकल अच्छे लगे, इम्प्रूवमेंट वाइज माइकल के इम्प्रूवमेंट सही थे और सही सेपरेशन दिख रहा था, बॉडी में फुलनेस पहले से काफी ज्यादा आ गई है। बट माइकल आपको उतने ज्यादा तगड़े शायद दिखेंगे नहीं, क्योंकि लाइटिंग सही में घटिया है इस वाली स्टेज पे इस बार। इनके बाद नेसा नेल्सन बार्टी आते हैं। सीरियसली लग नहीं रहे देखने में, चश्मा भी वैसा और फेस भी बिल्कुल वैसा ही। वैसे इनका नाम है नियाल, और नियाल बहुत ज्यादा जबरदस्त दिखाई दिए। इतने ज्यादा परफेक्ट एक फ्रेम के साथ एक बॉडी बिल्डर शायद ही आपको देखने को मिलेगा, और बहुत जबरदस्त कंडीशनिंग और हार्डनेस पकड़ के रखी हुई थी बॉडी में। नियाल पिछले साल से इस साल बहुत ज्यादा इंप्रूव हुए हैं, तगड़ा इंप्रूवमेंट ग्राफ है इनका, और इसीलिए इनको इस चीज का इनाम मिलेगा आगे जाके। इनके बाद लोगन फ्रैंकलिन आते हैं। लोगन काफी ज्यादा फुल, जब तक लोगन ने अपने एब्स फ्लेक्स नहीं करे और साइड चेस्ट नहीं दिखाया तब तक नहीं पता लगा वो कैसी शेप में थे, क्योंकि लाइटिंग इतनी खराब थी और एथलीट्स इतने ज़्यादा छिले हुए दिख रहे थे। इनके बाद ट्रंक नंबर 17 है, वो ज़बरदस्त ही दिख रहे थे। फिर आते हैं दोस्तों सुनमीत गिल, हमारी इंडिया की शान, और बहुत बड़ी बात है कि इंडिया को रिप्रेजेंट करा जा रहा है क्लासिक फिजिक डिवीजन में पहली बार एक इंडियन। ये हमारे लिए काफ़ी प्राउड की बात है। सुनमीत स्टेज पर आए और मैं कहूँगा कि पहला ओलंपिया है उस हिसाब से, और इंडियन हमारे एथलीट्स है उस हिसाब से वो ठीक दिख रहे थे, क्योंकि बाहर के एथलीट्स बहुत सालों से इस डिवीजन में है, बहुत समय से वो इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। सुनमीत अभी अभी सेलेक्ट हुए हैं, तो उनका पहला ओलंपिया है, तो उस हिसाब से ये ठीक दिख रहे थे। बट कंपैरिजन में ऑब्वियसली हम लोग नहीं रख सकते इनको टॉप क्लासिक कंपैरेटर्स के आसपास भी, क्योंकि सुनमीत सही में बहुत छोटे हैं साइज में, और वो साइज हर जगह उनको चाहिए, वो चीज़ क्लियर है। तो हमारे लिए बड़ी बात थी कि हमारा एथलीट पहली बार आ रहा है, और मैंने ये भी बोला था कि सुनमीत के लिए सिर्फ ये एक लर्निंग एक्सपीरियंस रहने वाला है, ज़बरदस्त एथलीट से मिलने वाले हैं, एंजॉय करना चाहिए इस पूरे मूवमेंट को उन्हें। बहुत बड़ी बात है हमारा इंडियन एथलीट अगर ओलंपिया में क्वालिफाई ही होता है तो। बाकी इनके बाद आते हैं मैट ग्रेगो, और मैट एक फैबुलस शेप में थे, बहुत ज़्यादा सेपरेटेड और फुल इनके लेग्स दिखाई दिए। मैट की शेप बहुत ज़बरदस्त है, मतलब आपको ना कोई ऐसा एथलीट दिखेगा जिसकी शेप इस साल खराब आई हो क्लासिक में। इनके बाद एक कायरलो करके एक एथलीट आते हैं, मैं कहूँगा अभी तक जो हमने लाइनअप में देखे सबसे ज़्यादा हार्ड और अच्छी कंडीशनिंग वाले एथलीट थे पूरे क्लासिक में, और कॉन्फिडेंस इनका एपिक था, बहुत ज़बरदस्त फिजिक। फिर आते हैं दोस्तों होजे मैनुअल। मैं अभी तक कार्लो की तारीफ कर रहा था, लेकिन जैसे ही होजे आए मैं सच में डर गया। एकदम से मुंह से निकला इस एथलीट को कल जीतना चाहिए। दोस्तों सोचो, मैंने अभी तक सारे एथलीट्स देखे भी नहीं है और एकदम से ऐसे कह देता हूँ। मैंने अभी तक ये समझ लो कि माइक समरफील्ड को भी नहीं देखा, बट सिर्फ इस एथलीट को देख करके एक वो कॉन्फिडेंस आता है कि ये एथलीट कल जीत सकता है, क्योंकि इनके अपडेट्स ही ऐसे थे, ये लग रहा था मानो ये सही में मर जाएंगे। ये मैं कोई गलत इंटेंशन से नहीं बोल रहा हूँ। जब हम बोलते हैं ना डेथ फेस, मुझे इस एथलीट के लिए लगा सही में कि ये बॉडी में कुछ बचा ही नहीं है अब निकालने के लिए। आखिर क्या चिप ऑफ हो सकता है, आखिर क्या कट ऑफ हो सकता है इस बॉडी में से। इनकी फिजिक में कुछ बचा ही नहीं था ड्राई आउट होने के लिए, और अभी भी स्टेज पे सबसे ज्यादा कोई ड्राई, सबसे ज्यादा कोई हार्ड, और इनसे ज्यादा मसल्स किसी पे हो तो बता देना। होजे को देखते ही कई सारे लोगों ने इंटरनेट पे भी ये लिखना शुरू कर दिया कि यही जीतेंगे, सबको हरा डालेंगे। और होजे की फिजिक ऐसी लग रही थी कि ये मेंस ओपन बॉडी बिल्डर करके ज्यादा अब लगने लग गए हैं। इस लेवल की हार्डनेस थी कि इतनी तेज लाइटिंग के अंदर भी वो हार्डनेस छुप नहीं रही थी, वो मसल सेपरेशन कम नहीं होते दिख रहा था। होजे की बॉडी कुछ नेक्स्ट लेवल की ही मसल गेन करके स्टेज पे चढ़ी है इस बार, और इसीलिए मैंने उनको इस बार 4th पे प्रिडिक्ट करा था। बट सच में ये फिजिक नंबर 1 पे आनी चाहिए। ये फिजिक में कोई कमी लगी नहीं रही है, और कमी छोड़ो यार, ये फिजिक इतनी फ्रीक नेचर के साथ में उतरी है ना, ये फ्रीकीनेस नहीं हो सकती किसी में, पूरे क्लासिक में नहीं हो सकती।
होजे ने सही में डरा दिया। और इतने में दूसरे एथलीट्स आप देखो पीछे खड़े हुए हैं और ऐसा लग रहा था कि होजे को पोजिंग भी नहीं करने दे रहे, क्योंकि वो जो पीछे मैनेजमेंट में एक इंसान खड़ा हुआ था ना, वो ना लगातार एथलीट्स को भेज रहा है, पहले वाले एथलीट की पोजिंग खत्म नहीं होकर दे रही है, इतने में दूसरे एथलीट को भेज दे रहा है और ये लगातार हर एक एथलीट के साथ में था। इससे एथलीट्स काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो रहे थे और उनको ना काफ़ी ख़राब फील हो रहा था, क्योंकि वो स्टेज पे आके खड़े हुए कुछ नहीं कर रहे, पहला एथलीट अभी तक गया ही नहीं है, तो ये थोड़ा सा एथलीट को ना वो डाउन फील करा देता है, एम्बेरस्ड फील करा देता है। बाकी ये जो एथलीट आपको सामने दिख रहे हैं, ज़बरदस्त हार्डनेस वाली बॉडी थी इनकी, ज़बरदस्त फ्रेम था, बस थोड़े हैमस्ट्रिंग्स वगैरह इनके वीक थे, पर सारे एथलीट आप देख रहे हो क्या शेप और हार्डनेस अटेन करके आए हैं। इनके बाद आते हैं रेमॉन डिनो। रेमॉन अच्छे लग रहे थे, लेकिन जैसे इन्होंने अपनी बैक दिखाई तो ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त दिख रहे थे। रेमॉन ने रियली अपनी बैक इंप्रूव कर ली है, इस बैक में अब कोई कमी नहीं लग रही है। अपडेट्स में अच्छे भी लग रहे थे, कभी कभी डाउन भी लग रहे थे, बट स्टेज पे सारी रियलिटी पता लग जाती है। रेमॉन सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट करके अपनी बैक में लाए हैं पिछले साल से अभी तक, बस इन्हें पसीने ना आए, कॉल आउट्स के अंदर बॉडी की कंडीशनिंग को होल्ड करके खड़े रहे। फिर हम देखते हैं दोस्तों माइक समरफील्ड को। माइक ज़बरदस्त दिखे, हालांकि इस वाली स्टेज और लाइटिंग में आपको अच्छे नहीं दिख रहे होंगे, बट माइक की कंडीशनिंग नेक्स्ट लेवल थी। इन जैसी फुलनेस और लेग्स में सेपरेशन, मैं कहूँगा इनसे बेटर बस होजे मैनुअल का हो सकता है, और माइक समरफील्ड से तगड़ा कोई नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा, और परफेक्ट बॉडी इनकी दिख रही थी। अमेरिका में पब्लिश किए गए स्टडी के मुताबिक रात को खर्राटे मारने वाले लोगों को अगले 10 साल में हार्ट फेलियर इससे तगड़ा कोई नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा, और परफेक्ट बॉडी इनकी दिख रही थी। फिर आते हैं दोस्तों टेरेंस रफिन। टेरेंस की बॉडी ना, मैं सच बता रहा हूँ, इस लाइटिंग में इतनी पुअर लग रही थी, बट इन रियलिटी टेरेंस बहुत अच्छी शेप में थे, और ये चीज़ हमें फोटोग्राफ्स देख करके पता लगती है। टेरेंस की बॉडी बेस्ट एवर थी, बहुत फुल और बहुत ज़्यादा सेपरेटेड बॉडी। टेरेंस अपना बेस्ट एवर हिट करके आए हैं, रेमॉन अपना बेस्ट एवर हिट करके आए हैं, माइक समरफील्ड बेस्ट एवर, सारे एथलीट जबरदस्त शेप में। कोई एक आध होगा जो खराब आया होगा, कोई एक आध। फर्स्ट कॉल आउट के बाद होता है दोस्तों, और यहाँ पर सेलेक्ट नहीं होते हैं ब्रियॉन एंसले, जो बहुत ही अजीब था। इस कॉल आउट के अंदर लगभग 8 एथलीट सेलेक्ट करते हैं जजेस, और इन 8 एथलीट्स में भी ब्रियॉन एंसले नहीं सेलेक्ट हुए, यानी वो कहीं 9वें 10वें पे जाके लगेंगे। तो इसमें रेमॉन आते हैं, होजे, टेरेंस, माइक, नेसर, वही नियाल और माइकल डाबुल। सच बता रहा हूँ, होजे खड़े हुए थे इनिशियली माइक समरफील्ड के साथ, और होजे माइक को किल कर रहे थे। कम से कम इन वीडियोस में देख करके ऐसा लग रहा था, इन रियलिटी मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, मैं वीडियो में देख करके होजे मैनुअल को ऐसा हो रहा था कि मैंने कहा यार क्यों इनका कंपैरिजन भी करवाया जा रहा है। माइक समरफील्ड जो इतने हाइप्ड अप एक बॉडी बिल्डर इस साल रहे, ऐसा लग रहा था होजे के आगे कहीं टिक ही नहीं पा रहे। बैक के अंदर भी उतने ज़्यादा अच्छे नहीं दिखते थे, जबकि माइक की बैक बहुत ज़बरदस्त है, बट होजे किसी नेक्स्ट लेवल की ड्राइनेस और हार्डनेस पे चल रहे हैं। और जैसे बीच में रेमॉन को लेकर आया गया, सारे ब्राजीलियंस पागल हो गए। सच में रेमॉन को बीच में जैसे कॉल आउट के अंदर लाया गया ना, कॉल आउट के दौरान स्विच करवाया गया ना, एक ब्राजीलियन तो ऊपर एकदम उछल गया, जो पीछे एथलीट्स के अंदर ही खड़ा हुआ था, और सामने स्टेज पे फैंस बिल्कुल पागलों की तरह उछलने लग गए। रेमॉन की पॉपुलैरिटी कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है। झंडा वंडा सब लेकर आए थे, ये तो पूरी तैयारी के साथ आते हैं ब्राजीलियंस, इनसे थोड़ा डर के रहना पड़ेगा, नहीं तो ये आक्रामक हो सकते हैं अगर कुछ कह दिया किसी ने रेमॉन डिनो को, ये रियलिटी है। तो मैं तो सिर्फ रेमॉन की तारीफ करने वाला हूँ यहाँ से, मेरा तो क्लियर है, आप लोग भी थोड़ा सा क्रिटिसाइज कम करा करो। बाकी दोस्तों हम लोग कॉल आउट की बात कर लेते हैं। तो इस कॉल आउट के अंदर बीच में इन तीनों को रखा गया, माइक समरफील्ड, रेमॉन, रफ डीजल को, इनकी पोजिंग पूरी करवाई। माइक और रेमॉन के बीच में लड़ाई हुई, दोनों ने एक दूसरे को कोनी मारी, और उसके बाद मुझे लग गया था कि कोई ना कोई एक फैन पक्का स्टेज पे उठ के आएगा, और माइक समरफील्ड थोड़े से अनसेफ सिचुएशन में खेल रहे हैं, एक खेल जिसको कि इनको नहीं खेलना चाहिए। खैर दोस्तों, मजाक से हटके हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर ना जजेस ने बोला थोड़ा सा आप सेपरेट हो जाओ, अपने आपको रूम दो। इसके बाद जजेस सबका कॉल आउट करवाते हैं और ये बोलते हैं कि माइक, रेमॉन और टेरेंस आप तीनों पीछे चले जाओ। इससे समझ में आ रहा था कि तीनों तो बिल्कुल टॉप के बॉडी बिल्डर हो गए सेलेक्ट, इनमें से कोई ना कोई टॉप 3 में आएगा। और इनडायरेक्टली अब ये कॉल आउट जो फर्स्ट चल रहा था ये बन जाता है सेकंड कॉल आउट, क्योंकि टॉप के एथलीट्स चले गए, जजेस ने पीछे भेज दिया, तो अब ये सेकंड कॉल आउट टेक्निकली कहलाएगा। इसके अंदर होजे रह जाते हैं, इसका मतलब होजे कहीं ना कहीं 4th नंबर पे आ सकते हैं, क्योंकि वो इस कॉल आउट में मिड में खड़े हुए थे। फिर ये पूरा कॉल आउट चलता है, और इनके बाद आते हैं ब्रियॉन एंसले, तो वो टेक्निकली 3rd कॉल आउट में चले गए, ब्रियॉन एंसले और लोगन फ्रैंकलिन। पर इस पॉइंट तक अब ये लग रहा था कि ब्रियॉन की बॉडी और सॉफ्ट हो चुकी है, पहले ठीक आए थे, हार्ड दिख रहे थे, बट अभी बॉडी इनकी वाटरी लगने लग गई, और नतीजा ये निकला कि इस 3rd कॉल आउट के अंदर भी ब्रियॉन सेंटर में नहीं बल्कि कोने में खड़े कर दिए गए, और बीच में खड़े हुए थे लोगन,
और मैथ्यू ग्रेगो, पर लोगन भी एग्जैक्ट सेंटर में नहीं है, एग्जैक्ट सेंटर में है मैथ्यू ग्रेगो और एक और कोई नए एथलीट आए थे ये। तो बहुत ज़्यादा अच्छी ये क्लासिक फिजिक डिवीजन इस साल नहीं गई है दो एथलीट्स के लिए, ब्रियॉन एंसले और लोगन फ्रैंकलिन के लिए। इनको मैंने कहीं ना कहीं, ब्रियॉन को तो ऊपर प्रेडिक्ट करा था बट लोगन को मैंने 8th नंबर पे प्रेडिक्ट करा था और ये बोला था कि ये भी अच्छी प्लेसिंग मैं दे रहा हूँ क्योंकि लोगन आते ही 13th नंबर पे है और ओलंपिया में हमेशा रिकॉर्ड रहा है कि लोगन कभी भी एकदम जबरदस्त नहीं दिखे जैसे कि ड्राई हार्ड लुक टॉप के बॉडी बिल्डर्स दिखाते हैं। कुछ अनबन रहती है लोगन और ओलंपिया की, आपको मैंने ये वाली बात भी बोली थी। लोगन ओलंपिया के लिए शायद बिल्ड नहीं है। इस कॉल आउट के अंदर जिस हिसाब से रिजल्ट जा रहे हैं ना, और ये थर्ड कॉल आउट में चल रहे हैं, वो भी सेंटर में नहीं खड़े हुए हैं, तो ये मान के चलो कि लोगन कहीं ना कहीं 11th 12th पोजीशन पे ही आएंगे, हो सकता है 13th पे आ जाए। और ब्रियॉन का तो ऐसा लग रहा है देख करके कि वो शायद इस बार 16th पे आ जाएंगे। लाइक वर्स्ट एवर प्लेसिंग ब्रियॉन एंसले की इस साल हो सकती है क्लासिक ओलंपिया में। और इसमें मैं सारी गलती ब्रियॉन की नहीं मानूंगा, कुछ तो ब्रियॉन हार्ड नहीं थे और कुछ ये लाइनअप भी इतना ज्यादा डेंस है जो आज तक कभी भी नहीं रहा। बाकी ब्रियॉन कह तो रहे हैं मेरा आखिरी ओलंपिया है, देखते हैं रहेगा या फिर अब इसके बाद फिर अगले साल ही खेलने आ जाएंगे, ये तो वक्त बताएगा, मतलब ब्रियॉन बताएंगे। अब हम उस कॉल आउट की बात कर लेते हैं जिसके अंदर आए थे सुनमीत गिल। ये काफी पीछे के कॉल आउट में चले गए, तो जरूर से इनकी प्लेसिंग जो लगेगी वो लास्ट एथलीट्स में ही आएगी, मतलब एंड में जो एथलीट्स आते हैं। बट सुनमीत को यहाँ पे सेंटर में खड़ा किया गया था और ये बाकी के जो एथलीट्स थे इनके आगे हल्के दिख रहे थे, तो सुनमीत बिल्कुल एकदम डेड लास्ट भी नहीं आया, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही पीछे चले गए। जिस भी कॉल आउट में है हम लोग डेफिनेटली देख सकते हैं काफी पीछे के, लेकिन फिर भी एकदम सेंटर में खड़े हुए हैं, तो इनसे नीचे के भी एथलीट्स और भी हैं, तो ये भी एक बड़ी बात है कि अपने पहले ओलंपिया में अच्छे दिखे। डेफिनेटली कई सारे लोग इनको कह रहे हैं कि नेचुरल लग रहे हैं दूसरे एथलीट्स के आगे, और वो सही बात है, वो कंपैरिजन होगा ही होगा, आप स्टेज पे चढ़ी कंपेयर होने के लिए हो, अदरवाइज आप स्टेज पे नहीं आओगे, तो वो कंपैरिजन तो आएगा जब आप स्टेज पे आओगे। बट सुनमीत ने परफॉर्म अच्छा करा है, हम लोग उम्मीद यही करेंगे कि आगे आने वाले समय में और मसल्स इकट्ठा करके, फ्रेम बड़ा तो इनका अच्छा है ही, चेस्ट जबरदस्त तो है ही, जहाँ पर साइज चाहिए लेग्स आर्म्स बैक, यहाँ पर हर जगह साइज गेन करके अगले साल फिर ओलंपिया के लिए क्वालिफाई हो और सबसे कंपेटिटिव डिवीजन के अंदर ओलंपिया में वापस से खेलने के लिए उतरे। फिलहाल ये इनकी बॉडी थी। यहाँ पर अब हम चलते हैं दोस्तों आखिरी कॉल आउट पे जो होने वाला है टॉप एथलीट से भरा हुआ, यानी वो टॉप एथलीट्स जो दावेदारी दिखा रहे हैं इस साल के क्लासिक फिजिक चैंपियन बनने की। तीनों में से कोई भी बन सकता है, टेरेंस रफिन, माइक समरफील्ड और रेमॉन डिनो के लिए तो ब्राजीलियंस पहले से जानते हैं कि वही बनेंगे। इन तीनों का कंपैरिजन भी देख लेते हैं। इन तीनों में सबसे पहले बीच में रखा जाता है टेरेंस रफिन को, सारे पोजेस करवाए जाते हैं क्लासिक के, फिर लाया जाता है बीच में माइक समरफील्ड को, सारे पोजेस करवाए जाते हैं, और आखिरी में लाया जाता है सबके फेवरेट ब्राजील के हीरो रेमॉन डिनो को, और फिर से सारे पोजेस। तो इसमें किसी के भी एक ऊपर आपको एक्स्ट्रा एज नहीं दिखेगी कौन सा बॉडी बिल्डर ज्यादा फेवरेट है जजेस का। ऐसे में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है प्रेडिक्ट करना, तो प्रेडिक्ट तो मैं डेफिनेटली नहीं करने वाला कल का रिजल्ट, लेकिन मुझे लगता है कि इन तीनों में माइक समरफील्ड को जीतना चाहिए, क्योंकि माइक की बॉडी में जो सेपरेशन है ना, जिस किस्म की फुलनेस है वो इन दोनों एथलीट्स में नहीं है। लेग्स में सेपरेशन और फुलनेस माइक की अलग लेवल पे है, और जो हार्डनेस है, जो वी टेपर है, वो ना तो रेमॉन में है और टेरेंस में अच्छी है, बट फिर भी माइक जितनी नहीं। तो सारी चीजें, जितने भी पॉजिटिव पॉइंट्स और बॉक्सेस को टिक कर सकते हैं, माइक ने मुझे लगता है सबसे ज्यादा टिक किए हैं। इसीलिए साइड चेस्ट में भी आप देखो क्या हार्ड बेलीज है, मसल बेलीज, और हैमस्ट्रिंग ड्रॉप कितना जबरदस्त है, साथ ही साथ चेस्ट कितनी ज्यादा फूल रही है। हालांकि रेमॉन ने भी अपने चेस्ट में इंप्रूवमेंट्स करे हैं इस साल, और टेरेंस तो जबरदस्त दिखाई दे रहे हैं हर एक पोज में। टेरेंस क्या है ना, रेमॉन और टेरेंस की अगर कंपैरिजन करो तो टेरेंस ज्यादा वाइड है, फ्रंट डबल बाइसेप जैसे पोजेस हैं, और लेग्स में सेपरेशन टेरेंस में ज्यादा है। तो मुझे तो माइक के बाद टेरेंस ही ज्यादा सुपीरियर लग रहे हैं अभी भी, बट जजेस के फेवरेट है रेमॉन डिनो, हो सकता है उनको फर्स्ट या सेकंड पे डाल दे। बाकी बैक पोजेस की अगर बात करूं तो बैक में माइक मुझे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दिए, और ऐसा नहीं है रेमॉन इस बार स्ट्रॉन्ग नहीं थे, रेमॉन भी अच्छे थे। मुझे तो बल्कि टेरेंस से ज्यादा रेमॉन अच्छे लगे बैक पोजेस में, क्योंकि फुलनेस और मास ज्यादा है रेमॉन में। और एब्डोमिनल्स एंड थाई की अगर बात करी जाए तो माइक भी बड़े जबरदस्त है, रेमॉन का भी अच्छे एब्स दिखते हैं, बट रेमॉन के लेग्स थोड़े से कमजोर रहते हैं। टेरेंस के पास जो एक टेपर है और लेग्स का सेपरेशन ये रेमॉन पे नहीं दिखता, तो यहाँ पे मेरे को टेरेंस ज्यादा बेटर लग रहे हैं। शोल्डर विड्थ है ये रेमॉन में नहीं दिखती है, इसलिए मुझे लगता है टेरेंस को सेकंड आना चाहिए। ये मैं प्रेडिक्शन नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसा चाहता हूँ कि ऐसा हो। बाकी आपके हिसाब से किसको फर्स्ट और सेकंड पे आना चाहिए, किसको थर्ड पे, आप जरूर बताना। मेरे हिसाब से माइक समरफील्ड को जीतना चाहिए और टेरेंस को सेकंड और रेमॉन को थर्ड। यह है दोस्तों प्री जजिंग के फाइनल्स, और बहुत जबरदस्त शेप में तीनों ही एथलीट्स ने कमाल का काम करा है। जबरदस्त तरीके से क्लासिक फिजिक डिवीजन एंड हुई है। क्रिस बमस्टेड की कमी आप लोगों को लगी, महसूस हुई, बताना जरूर। अब मिलते हैं मेंस फिजिक की वीडियो में।